वो रोए तो बहुत, पर मुझसे मुंह मोड़कर रोए। कोई मजबूरी होगी इसलिए दिल तोड़कर रोए। मेरे सामने मेरे फोटो को कर दिए टुकड़े, लेकिन बाद में पता चला मेरे पीछे मेरे फोटो को जोड़कर रोए। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं आनंद कुमार एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आज तक के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न हैं सभी एग्जाम लेवल्स के प्रश्न हैं। जो भी छोटे या बड़े प्रश्न हो, इससे बाहर राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आज तक ना पूछा गया है ना हो सकता है, यानी फ्यूचर में इससे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। हालांकि जो थ्योरी टाइप का है वो मैंने पहले ही वीडियो में डाल दिया है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स है इसमें, तो लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर भी जरूर करना दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है ना कि भारत में संघ के कार्यपालिका का प्रमुख या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। क्वेश्चन इस तरह से अगर आपसे पूछे कि भारत में संघ के कार्यपालिका का प्रमुख या फिर संवैधानिक प्रमुख पूछे कि कौन होता है, दोस्तों ये सब जरूर याद रखना। संवैधानिक प्रमुख ये पूछे तो कौन सा आंसर होगा? राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। हालांकि मैंने ये वीडियो में पिछले बताया हूँ कि अगर वास्तविक प्रधान पूछे कार्यपालिका का तो वो कौन होता है? संघ स्तर पर प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुसार निर्वाचित रूप से कौन सा पद सर्वश्रेष्ठ है? अर्थात जब निर्वाचन होता है, यानी नियुक्ति नहीं, निर्वाचन किया जाए तो सबसे बड़ा पद कौन सा होता है भारत के संविधान में? तो वो होता है राष्ट्रपति का। यानी राष्ट्रपति से बड़ा भारत में कोई भी पद नहीं है, इससे ऊंचा कोई भी पद नहीं है भारत में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पद लिया गया है? यानी जो भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अर्थात अमेरिका के संविधान से भारत में राष्ट्रपति का पद लिया गया है। चौथा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? अब चूंकि क्वेश्चन नंबर 2 में मैं बताया कि सबसे जो बड़ा पद है भारत में वो राष्ट्रपति का पद है, तो वो सब प्रथम नागरिक भी कौन होगा? राष्ट्रपति। किसी भी देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? उस देश का राष्ट्रपति। तो उसी तरह से भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का समेकित वर्णन किया गया है? अर्थात ये है कि राष्ट्रपति का वर्णन भारत के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 से 61 अर्थात भाग 5 के तहत ही आता है। 52 से 61, हालांकि 52 से 151 तक भाग 5 है, लेकिन यहाँ ये जानना है ना कि 52 से 61 तक अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, उनके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या है। अनुच्छेद 52, पहले आप याद रखना कि राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ से? 52 से 61 तक किया गया है। अब है ना पूछा जाए कि अनुच्छेद 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति का पद। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि भारत के राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद कितना में वर्णित है? अनुच्छेद 52 में। फिर आते हैं कार्य, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन, अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अर्थात किस रीति, किस विधि द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में ये बात कही गई है। फिर बात करते हैं पद अवधि अर्थात कितने दिन का उनका कार्यकाल होता है? अनुच्छेद 56 में। यानी अगर पूछे कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है या पदावधि का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 56। पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 57 में। पुनर्निर्वाचन का अर्थ यह है कि क्या जो व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति है वो फिर से राष्ट्रपति बन सकता है या नहीं बन सकता है, या एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है भारत में, ये वर्णन किया गया है। चलिए राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद कितना में है? 58 में है। यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60, 100 से शपथ और 100 से 60, तो बिल्कुल आसानी से याद कर लोगे आप। शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में। महाभियोग, राष्ट्रपति में जो महाभियोग लगाया जाता है उनको हटाने के लिए, उसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल
अर्थात राष्ट्रपति का जो निर्वाचक होगा तो उसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है ये आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है ना वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी आयरलैंड के संविधान में जिस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है सेम उसी तरह से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के, आयरलैंड के संविधान से। चलिए अब बात करते हैं ना कि निर्वाचक मंडल का अर्थ क्या होता है। तो निर्वाचक मंडल का अर्थ होता है वोट देने वाला सदस्य, अर्थात कौन कौन लोग वोट देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, अर्थात कौन कौन वोट देंगे। निर्वाचक मंडल का अर्थ मैंने ऊपर में बताया कि वोट देने वाले सदस्य, तो कौन कौन देंगे। तो यहाँ मैंने बताया है लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ सदस्य या मनोनीत सदस्य रहे तो ऑप्शन सही नहीं होगा, बिल्कुल ये शब्द आपको याद रखना है, निर्वाचित सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों एक चीज़ हम लोग को मालूम होना चाहिए कि विधानसभा, लोकसभा और जो राज्यसभा है ना वो संसद के मतलब भाग हैं, और विधानसभा जो विधानसभा है ना वो राज्य स्तर पर है। तो राज्य स्तर पर विधानसभा का गठन सभी राज्यों में किया गया है। उसके अलावा दिल्ली एवं पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है ना वहाँ भी विधानसभा का गठन हुआ है, वहाँ भी विधानसभा कार्यरत है। तो अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित पे ध्यान देना है। साथ में अगर ये भी रह सकता है कि दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी ऑप्शन में रहे तो भी आपको सही लगाना होगा। चलिए मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, सिर्फ सदस्य रहे या फिर मनोनीत सदस्य रहे तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। अर्थात जब संविधान बना था और जब राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो शुरू में दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में 70वां संविधान संशोधन द्वारा, मैंने आंसर में बताया कि 70वां संविधान संशोधन द्वारा ये शामिल किया गया कि दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हो गए, अर्थात वे लोग भी राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करेंगे। तो यहाँ से बनता है ना कि दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया कब, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 70वां संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पुडुचेरी ना, इसका जो पुराना नाम था ना पांडिचेरी था, हाल फिलहाल में पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है। तो यहाँ 2 शब्द आपको याद रखना है कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दूसरा एकल हस्तांतरित या संक्रमण पद्धति। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरित संक्रमण पद्धति। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, राष्ट्रपति का पद अवधि या फिर कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अर्थात राष्ट्रपति जो है ना कितने वर्ष तक काम करेंगे अपने पद पर, तो वो 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और वो पूछा जाए कि किस दिन से, क्या जिस दिन से चुनाव संपन्न हो गया, विजयी घोषित कर दिए गए उस दिन से, तो नहीं, शपथ ग्रहण के दिन से। जिस दिन से शपथ ग्रहण करते हैं ना उस दिन से उनका समय गिनना शुरू हो जाता है 5 साल का। 12 में है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। संबंधित क्वेश्चन ये जान लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो वो राष्ट्रपति को ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है जब विजयी मत प्राप्त हो। अर्थात जितनी बार उन्हें विजयी मत प्राप्त होते रहेगा वो व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जाते रहेंगे। ये भारत में तय सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति 1 बार या 2 बार बनेंगे, लेकिन अमेरिका, रूस जैसे देश हैं जहां ये फिक्स है कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, यानी क्या क्या योग्यता होगी तो कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो पहली योग्यता ना, भारत का नागरिक हो। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। चौथा, लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद कहने का मतलब गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई राजनीतिक पद पे हो, जैसे एमपी हो, विधायक हो या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए ना ये 4 योग्यता जो है ना ऑप्शन में होनी चाहिए। क्या क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये पहली,
35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो। अगर एक दिन भी कम होगा 35 वर्ष उम्र पूरा करने में तो वो योग्य नहीं होंगे और लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो और चौथा लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्या है, यानी न्यूनतम सीमा कितना वर्ष का होना चाहिए और अधिकतम कितना वर्ष का। तो न्यूनतम सीमा अभी मैं बात कर रहा था कि 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष से कम एक भी दिन अगर होगा तो वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। और अधिकतम नो लिमिट 50, 60, 70, 80 जितनी उम्र में चाहे वो राष्ट्रपति की उम्मीदवारी कर सकते हैं। तो आज से हम लोगों ने सीखा कि न्यूनतम उम्र 35 वर्ष और अधिकतम कोई तय सीमा नहीं है अर्थात नो लिमिट। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो भाई पहले हम लोग को ये पता है, या मैं पहले वीडियो में इसी में बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है, तो उनके समानांतर में कोई होगा, उनसे जूनियर तो कोई नहीं ना उनको शपथ दिलवाएगा, कोई उनके समानांतर में होगा वही दिलवाएगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन बात यह आती है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ना हो तो क्या होगा, तो अगर वो नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट का ही कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वो राष्ट्रपति को शपथ पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान की अवहेलना करने पर राष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अर्थात हम लोग को तो ये पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन उससे पहले वो इस्तीफा दे सकते हैं। अगर इस्तीफा देंगे तो अपना इस्तीफा यानी त्यागपत्र किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें पहले भी हटाया जा सकता है बाई फोर्सली। तो वो हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। क्या, महाभियोग। यानी राष्ट्रपति को ये भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने की प्रक्रिया क्या, महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो हम लोग ऊपर ने पढ़ा कि राष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो बनने का पद जब वहाँ से लिया गया है तो हटाने का पद भी, जो हटाने का जो तरीका होगा ना वहीं से लिया जाएगा। तो कहाँ से, यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान समय तक भारत के कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। तो दोस्तों एक भी नहीं। हम लोग का जो अपना भारत देश है एक महान देश है, यहाँ कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए जो राष्ट्रपति बनने के बाद संविधान का अवहेलना किया हो और उन पर महाभियोग लगाया गया हो। तो एक भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए भारत में जिन पर महाभियोग लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में पहले लाया जाता है। तो हम लोग को पता है ना कि संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। तो महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी में भी पहले लाया जा सकता है। ये निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है कि पहले लोकसभा में लाया जाएगा या पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। दोनों, अगर पहले लोकसभा में लाया जाएगा तो उसके बाद राज्यसभा से पारित किया जाएगा, अगर पहले राज्यसभा में लाया जाएगा तो उसके बाद लोकसभा से पारित कर दिया जाएगा। अर्थात कोई जरूरी नहीं है कि किस सदन में पहले लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 21, महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना दे दी जाती है। अर्थात अगर राष्ट्रपति संविधान की नियमों की अवहेलना कर रहे होते हैं तो 14 दिन पूर्व, क्या है आंसर, 14 दिन पूर्व उनको ये सूचना दे दी जाती है कि महामहिम राष्ट्रपति आप संविधान की अवहेलना कर रहे हो तो आप पर महाभियोग लगाई जा रही है। तो इनकी लिखित सूचना कितने दिन पहले, 14 दिन पहले दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, महाभियोग के प्रस्ताव के लिए संसद के कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। अर्थात जितने भी सदस्य होते हैं संसद में, लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके कुल सदस्य का 1/4 सदस्य का प्रस्ताव आवश्यक होता है। यानी अगर मान लिया कि 100 सदस्य हैं पूरे, तो 100 गुने 1/4 करेंगे तो 25 सदस्य प्रस्तावित उनकी सहमति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। याद करना है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किया जाते हैं जिन्हें एंग्लो इंडियन या फिर आंग्ल भारतीय कहा जाए। तो ये कहा जाए कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं, तो 2। याद रखना है भाई, लोकसभा में 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगर बात किया जाए राज्यसभा में तो कितने, 12। दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे अब हम लोग आते हैं कि 25वां क्वेश्चन क्या कहता है।
संसद में 25वां है कि संसद में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। अभी हम लोग पीछे 23 और 24 नंबर क्वेश्चन में देखें कि लोकसभा में 2 सदस्य, लोकसभा में कितने सदस्य, 2 सदस्य, राज्यसभा में कितने सदस्य, 12 सदस्य। लेकिन ये दोनों तो संसद का अंग है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरह से आपसे पूछा जाए कि संसद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, तो 12 और 2 कितने सदस्य, 14 सदस्य। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 26, राष्ट्रपति को विजयी होने के लिए कुल कितना मत चाहिए। अगर राष्ट्रपति कोई किसी को विजय घोषित होना है तो कुल कितना मत, तो कुल वैध मत बाई 2 + 1 यानी 50%। कुल वैध मत बाई 2 यानी 50% + 1 यानी किसी भी राष्ट्रपति को विजय घोषित होने के लिए कुल वोट का 50% यानी आधे से 1 वोट भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर आधा वोट से ज़्यादा नहीं है तो वो राष्ट्रपति नहीं विजय घोषित हो सकते हैं। 27, अगर चुनाव में आए किसी भी उम्मीदवार को विजयी मत प्राप्त नहीं हो तो क्या होता है। जैसे बात यही आ गई कि अगर 50% से एक भी वोट ज़्यादा किसी को प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, तो वरीयता क्रम को प्राथमिकता देते हुए दूसरे चरण की मतगणना की जाती है। अर्थात अगर 4 उम्मीदवार हैं तो तीसरे उम्मीदवार का जो वोट होता है ना, वो पहले उम्मीदवार को वरीयता क्रम में जोड़ दिया जाता है। अगर वो 50% पार कर दिए जाएंगे तो वो फिर राष्ट्रपति घोषित कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से अगर 50% से किसी उम्मीदवार को ज़्यादा वोट नहीं आता है तो किसका ख्याल रखा जाता है, वरीयता क्रम का आता है, अर्थात दूसरे चरण की मतगणना होगी। अगर दूसरे चरण में भी पूरा नहीं होगा तो तीसरे चरण की मतगणना होगी। लेकिन तीसरे चरण की मतगणना आज तक भारत में राष्ट्रपति विजय घोषित करने के लिए जरूरी नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 इसी से रिलेटेड है। दूसरे चरण की मतगणना में विजयी होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो बीबी गिरी। दूसरे चरण की मतगणना में विजयी होने वाले प्रथम राष्ट्रपति, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबी गिरी थे। फिर ऐसा नहीं हुआ, यानी आज तक एक बार ही ऐसा हुआ है कि दूसरे चरण की मतगणना करनी पड़ी है। तो दूसरी चरण की मतगणना में विजयी होने वाले राष्ट्रपति कौन रहे, बीबी गिरी रहे। अब इनसे ही रिलेटेड कुछ और है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो बीबी गिरी। ये दूसरे चरण की मतगणना में भी विजयी होने वाले राष्ट्रपति रहे और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, यानी राष्ट्रपति के बदले में इन्होंने कार्य किया। तो किसके बदले में किया ये भी जान लेते हैं। 30 है, किस राष्ट्रपति के बदले में बीबी गिरी पद ग्रहण किया था, यानी किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के बदले में इन्होंने कार्य किया, बीबी गिरी ने कार्यवाहक रूप में, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक रूप में कौन काम किए, बीबी गिरी। 31 भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ना भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। चलिए अब बात आते हैं क्वेश्चन 32 में, देखते हैं कि भारत में कितने राष्ट्रपति ने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया, यानी कार्यवाहक तौर पर कितने राष्ट्रपति ने काम किया, तो 3। अब तक कितने राष्ट्रपति ने कार्य किया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो 3। अब ट्रिक से याद रखते हैं क्या कौन कौन 3 थे, तो एक साधारण ट्रिक है भैया, बीबी के मुंह में बीड़ी, क्या याद रखना है, बीबी के मुंह में बीड़ी। बीबी अर्थात बीबी गिरी, के आपको सेटिंग्स के लिए, मुंह अर्थात मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बीड़ी अर्थात बीड़ी जत्ती, के और में सिर्फ सेटिंग के लिए है सेंटेंस में, बीबी के मुंह में बीड़ी। तो बीबी अर्थात बीबी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ता रहे, बीडी जत्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, बीडी जत्ती ने किनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक रूप में कार्य किया, तो फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद के बदले में इन्होंने कार्य किया था। 34 है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अर्थात मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम एवं अब तक एकमात्र चीफ जस्टिस कौन रहे। हम लोग को पता है कि जब राष्ट्रपति कार्य कर न रहे होते हैं तो उनके बदले में कौन कार्य करते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति काम करते हैं, लेकिन वो भी ना होते हैं उस स्थिति में तो क्या होता है ना कि उनके बदले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। तो आज तक सिर्फ एक ही मुख्य न्यायाधीश रहे जो कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, वो कौन रहे, एम हिदायतुल्लाह अर्थात मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं भारत के। क्वेश्चन नंबर 35 है, अब तक कितने राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुई है, यानी कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जो पद पर रहते स्वर्गवास कर गए, अर्थात 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, तो वो थे ना डॉक्टर जाकिर, 2 ऐसे राष्ट्रपति थे, कितने, 2, कौन कौन,
अगर ये पूछा जाए तो याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये दो राष्ट्रपति जो हुए आज मतलब अब तक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए क्योंकि इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। 36 क्या कह रहा है भाई, आप लोग को हर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो राष्ट्रपति का थ्योरी वाला नहीं देखे हो तो आप लोग ज़रूर देखना मेरे चैनल पे जा कर के। 36 क्या है, भारत में अब तक कितने मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं। भारत में तो ये कहा जाता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, सबको समान वरीयता दी जाती है यहाँ। तो मुस्लिम भी राष्ट्रपति बने हैं, तो भारत में अब तक कितने मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं, तो 4 मुस्लिम ऐसे हुए जो राष्ट्रपति बने हैं। तो वो कौन कौन, पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद और चौथा APJ अब्दुल कलाम। ये जो 4 मुस्लिम रहे वो राष्ट्रपति के बदले में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम को, APJ अब्दुल कलाम को। APJ कभी कभी ऐसा भी आता है कि APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम पूछ दिया जाता है। तो ए से अब्दुल, P से पाकिर, J से जैनुल, फिर है ना अब्दीन अब्दुल कलाम, यानी पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम ने एक किताब लिखी थी जो काफ़ी फेमस है, अग्नि की उड़ान अर्थात विंग्स ऑफ फायर। तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं, तो APJ अब्दुल कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं कि भारत प्रथम अराजनैतिक व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि योग्यता के अनुसार हम लोग को पता होता, हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के लाभ के पद पर ना हो और 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो। लेकिन लोकसभा सदस्य होने के लिए तो राजनीतिक से जुड़ा होना ही चाहिए, ऐसा तो नहीं है, तभी तो वो 50 प्रस्तावक हैं और 50 जो अनुमोदक है वो प्राप्त होते हैं ना, आपके नाम को प्रस्ताव और अनुमोदित करेंगे। लेकिन यहाँ अराजनैतिक जो राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे लेकिन भारत के राष्ट्रपति चुने गए, अब तक सिर्फ एक बार हुआ है, एक ही व्यक्ति को वो मौका मिला है, वो कौन थे, APJ अब्दुल कलाम। 39, अब तक भारत के कितने राष्ट्रपति ने अपने 5 साल का कार्य पूरा नहीं किया। कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है वो पूरा नहीं कर सके। तो वो 2 हुए, कौन कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो इनकी पद पर ही मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के कारण ये कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। इनके अलावा कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए जो अपना कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि किस राज्य से थे, बिहार राज्य से थे। 41, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, अर्थात सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति पद पर सुशोभित रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 बार रहे, कितनी बार, 2 बार रहे। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के द्वारा बनाए गए प्रथम राष्ट्रपति, यानी भारत में 26 जनवरी 1950 के पहले तक ना संविधान सभा कार्य करती थी। 1951-52 तक के चुनाव ना उस तक 51-52 के चुनाव तक के संविधान सभा ही कार्य करती थी, उसके पहले तक। लेकिन 51-52 के बाद क्या हो गया ना, वो संसद काम करने लगी। लेकिन 1951-52 के चुनाव तक अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ही कार्य करती थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति चुने गए थे वो पहली बार संविधान सभा के द्वारा ही चुने गए थे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा के द्वारा बनाए गए प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लेकिन जब संविधान सभा के बदले संसद ने काम करना शुरू कर दिया तो वहाँ ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संसद द्वारा निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति, यानी संविधान सभा द्वारा प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संसद द्वारा निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति भी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वोट का 1/6 वोट से भी कम लाने पर जमानत राशि कितनी ली जाती है, तो 15,000। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी व्यक्ति उम्मीदवारी करते हैं अर्थात वो खड़ा हो जाते हैं कि मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, और कुल वोट का 1/6 वोट से भी अगर कम वोट वो ला पाते हैं तो उन्हें 15,000 जमानत राशि के रूप में देनी पड़ती है।
तो क्वेश्चन अगला है 45 की राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कहाँ रखी जाती है। वो जो 15,000 जमानत राशि होती है वो कहाँ रखी जाती है। तो आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या भारत के सरकारी खजाने में रखा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सरकारी खजाना। लेकिन बात ये आती है ना कि अगर 1/6 वोट से ज़्यादा आ जाता है तो जमानत राशि लौटा दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा करने का अधिकार किसे है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद आ जाता है तो इसका निपटारा कौन करेगा। कि क्या कोई लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट करेगा। तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद आता है तो उसका वो निपटारा करेगी। लेकिन राष्ट्रपति से संबंधित विवाद आता है तो सुप्रीम कोर्ट निपटारा करता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य जो होते हैं ना वो वैध माना जाता है। ऐसा नहीं होगा कि अवैध घोषित कर दिया जाएगा। 47, भारत के तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है। यानी जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है। राष्ट्रपति होता है। चलिए 48, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा अगर संयुक्त रूप से बैठक हो रही हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो राष्ट्रपति। ऐसे लोकसभा के लिए अध्यक्षता के लिए एक लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन अगर दोनों सदन का संयुक्त बैठक कराया जा रहा हो तो उस समय अध्यक्षता कौन करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड एक और चीज़ यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है। यानी वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं या लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदस्य का, किसी भी सदन का, न तो लोकसभा का और न ही राज्यसभा के वो सदस्य होते हैं। चलिए 49 के बाद भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है देखते हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन जो आज तक एग्जाम्स में पूछे गए या ना भी पूछे गए हों, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप बिल्कुल रट लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको राष्ट्रपति से आने वाले एग्जाम्स में। 50वां है ना कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। चूंकि यहाँ महिला को भी काफ़ी अधिकार प्राप्त है तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत राष्ट्रपति के न होने पर उनके कार्यों का निपटारा कौन करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में, विशेष कारणवश देश में नहीं हो तो उनके बदले उनके कार्य का निपटारा कौन करता है। तो वो उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन। उपराष्ट्रपति करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि अगर ये भी ना हो, राष्ट्रपति ना है और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये भी ना हो तो उनकी सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश कार्य करते हैं। यानी राष्ट्रपति ना हो तो उनके बदले में उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी अगर ना हो उस समय तो उनके बदले में सुप्रीम कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन अगर वो मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो फिर उनके बदले उसी सुप्रीम कोर्ट के कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे जो राष्ट्रपति के एवज में काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि अगर राष्ट्रपति के बदले उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश काम करेंगे तो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं अन्य जो सुविधाएं होती हैं वो दी जाती हैं उनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं कि राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकते हैं। तो अधिकतम कितने समय तक। 6 माह तक कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये कब, जब राष्ट्रपति हो और देश में नहीं हो तो। लेकिन राज अंतराल होने की स्थिति में नहीं करेंगे। अर्थात जैसे राष्ट्रपति हैं और किसी विशेष कारणवश चुनाव नहीं हो पा रहा है, 5 साल की अवधि पूरी हो गई हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के बदले उपराष्ट्रपति कार्य नहीं करेंगे। उस स्थिति में जब तक चुनाव नहीं हो जाती है, उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता है, तब तक वही राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। चलिए 53 आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति 6 महीने तक राष्ट्रपति पद पर कार्य करते हैं। यानी राष्ट्रपति के बदले 6 माह तक अधिकतम उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 70 के अनुसार ये 6 महीने तक कार्य करेंगे। चलिए राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो 5 लाख मासिक, 5 लाख महीना मिलता है, वो भी टैक्स फ्री, यानी उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। एवं अन्य भत्ते भी उनको दिए जाते हैं, जैसे आवास, खाना पीना, गाड़ी, सभी चीज़ की सुविधाएं दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कि मौत की सज़ा माफ़ करने का अधिकार किसे प्राप्त है। भारत में अगर किसी व्यक्ति को किसी जुर्म में मौत की सज़ा दे दी जाती है तो उसे माफ़ कर सकता है या कम कर सकता है मौत की सज़ा को कौन। तो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। क्वेश्चन 56 मौत की सज़ा माफ़ करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। यानी राष्ट्रपति मौत की सज़ा को तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद
72 में इसका वर्णन है। चलिए 57, भारत में पॉकेट वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कि पॉकेट वीटो क्या होता है। तो हम लोग को पता है ना कि भारत में कोई भी कानून यानी विधेयक संसद बनाती है और संसद उस विधेयक को कानून में तब्दील करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजती है। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि उसे कानून में तब्दील होने दें या नहीं दें। उनको अधिकार होता है कि उन पर सहमति भी दे सकते हैं कि हाँ ठीक है ये कानून बन सकता है, या फिर उनको ये भी हो सकता है कि ये कह सकते हैं कि कानून नहीं भी बन सकता है। दोनों स्थिति में सहमति और असहमति उनके पास होता है। लेकिन उनके पास ये भी अधिकार है कि उस विधेयक पर ये ना तो अपना निगेटिव विचार देंगे ना तो पॉजिटिव विचार देंगे, अपना विचार वो अपने पास ही रख लेंगे। यही अधिकार उनका क्या कहलाता है? राष्ट्रपति का वीटो का कहलाता है, पॉकेट वीटो कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉकेट वीटो, अर्थात अपने अधिकार को अपने पॉकेट में ही रख लेंगे कि इस विधेयक से हमको कुछ नहीं कहना है, ये सही है या गलत। अगर संसद चाहती है लागू करना तो लागू करे, नहीं चाहती है तो नहीं लागू करे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो इस तरह से भारत में पॉकेट वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 58, पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले किस राष्ट्रपति ने किया? अर्थात ऐसा आज तक कितने राष्ट्रपति ने किया है? तो सिर्फ एक राष्ट्रपति ने किया है, और वो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। ये पूछा जाए कि किस विधेयक में, तो भारतीय डाक से संबंधित विधेयक में। क्वेश्चन ये बनता है कि ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का अधिकार किस विधेयक में किया था? तो भारतीय डाक से संबंधित विधेयक में उन्होंने इस अधिकार का प्रयोग किया था। उन्होंने कोई सहमति और असहमति कुछ भी नहीं बोला था इस विधेयक पर। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं कि निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति, अर्थात सिर्फ एक ही उम्मीदवार रहे, उनके विरोध में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुए, वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। 60, देश के विषम हालात में आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है? ऐसा होता है कि देश की स्थिति खराब है, कुछ स्थिति परिस्थिति अगर हो जाए तो आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। तो इमरजेंसी की घोषणा करने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लागू होते हैं? जो आपातकाल लागू होते हैं ना, वो भारत में कितने प्रकार के? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। यानी पहले तो राष्ट्र है तो याद कर लेंगे आसानी से, राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राष्ट्रपति शासन और फिर वित्तीय आपातकाल। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय जो आपातकाल है किस अनुच्छेद के द्वारा घोषित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352, 4 का अंतराल है, 52, 56, 60। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किस परिस्थिति में की जा सकती है? ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति चाहे जब मन जब ऐसा कर दे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देंगे, ऐसा नहीं। इसके लिए भी परिस्थिति हैं, वो किन किन परिस्थितियों में इसकी घोषणा कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है ना, वो राष्ट्रीय आपातकाल ना 3 परिस्थितियों में घोषित कर सकते हैं। कितनी परिस्थितियों में घोषित करेंगे? 3 परिस्थितियों में। वो कौन कौन? पहला, युद्ध के समय वो ये घोषित कर सकते हैं अगर किसी देश से युद्ध हो रही है। दूसरा, बाहरी आक्रमण के समय, यानी कोई बाहरी देश अगर आक्रमण कर दिया गया हो तो उस स्थिति में वो आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तीसरा, आंतरिक अशांति, अर्थात देश में कलह हो रहा है, किसी कारण से देश में अशांति फैली हुई है, तो उस स्थिति में भी आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन बाद में ना यह आंतरिक अशांति को सशस्त्र विरोध नाम दिया गया। आंतरिक अशांति को क्या नाम दिया गया? सशस्त्र विरोध दिया गया, जो कि आगे पढ़ेंगे कि यह कैसे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार। कितनी बार? 3 बार। पहला कब? भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था। दूसरा, भारत पाक युद्ध जो कि 1971 में हुआ था। तीसरा, आंतरिक अशांति की वजह से 1975 में घोषित किया गया था। अब बात करते हैं, ऐसा पूछा जाता है कि भारत चीन युद्ध 1962 में जब हुआ था, जब आपातकाल राष्ट्रीय घोषित किया गया था, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहली बार आपातकाल जो घोषणा की गई थी वो किस राष्ट्रपति के शासनकाल में की गई थी? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शासनकाल में। दूसरी बार जो 1971 में भारत पाक के समय जो किया गया था, उस समय कौन थे? बीबी गिरी। तीसरा, आंतरिक अशांति की वजह से जब 1975 में आपातकाल घोषणा किया गया था, तो फखरुद्दीन अली अहमद। इसकी एक दिलचस्प कहानी है कि फखरुद्दीन अली अहमद जिस वक्त राष्ट्रपति पद पर थे 1975 में, उस समय भारत की राष्ट्रपति थी इंदिरा गांधी। इन्होंने बस एक कॉल किया था राष्ट्रपति को और
बस अगले दिन से रात में कॉल किया और अगले दिन से राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया, फ़ोन के माध्यम से जो सूचना मिला उसी के अनुसार, कि भारत में राष्ट्रपति वो जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। तो याद रखना है कि भारत चीन जो 1962 में हुआ, तो पहले उस समय कौन थे राष्ट्रपति? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर 71 में बीबी गिरी, 75 में फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए 64, अभी मैं बात कर रहा था ऊपर में, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विरोध कब जोड़ा गया? अभी मैं बता रहा था ना कि आंतरिक अशांति की जगह क्या सशस्त्र विरोध जोड़ा गया था, हटा करके इसको कि सशस्त्र विरोध क्या कहा जाए। तो ये कब जोड़ा गया आंतरिक अशांति शब्द हटा करके सशस्त्र विद्रोह? तो बताया है कि 1977 ईस्वी में जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई, तब 44वां संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विरोध जोड़ा गया। इसमें 2-3 क्वेश्चन है आपका कि आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विरोध किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 44वां संविधान संशोधन। फिर है कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? गैर कांग्रेसी अर्थात कांग्रेस पार्टी की सरकार न होकर के दूसरी सरकार बनी, दूसरे पार्टी की, तो वो 1977 में ये जनता पार्टी की सरकार थी। तो उस किसके नेतृत्व में बनी थी? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन 65, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब और कहाँ लगाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन, जैसे राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब किसी राज्य की जो विधानसभा हो जाती है वो भंग हो जाती है और वो सरकार बनाने लायक नहीं होती है, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया था। कब लगाया गया? 1951 में। किस राज्य में? पंजाब में। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के काल। चलिए 66, अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो भारत में अब तक ना कुल अभी वर्तमान समय तक 50 बार लगाया जा चुका है। चलिए क्वेश्चन 67 है, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? पहली बार पंजाब में 1951 में, लेकिन अब तक सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लगा है। कितनी बार? 10 बार लग चुका है। 68 आते हैं, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पोस्ट में लिखा है 3 वर्ष, यानी एक अंतराल होता है कि आप पहले कितने दिन के लिए घोषणा करोगे? 6 महीना। अगर 6 महीना खत्म हो गया फिर ज़रूरत पड़े तो 6 महीना, फिर ज़रूरत पड़े तो 6 महीना, यदि टर्म वाइज किया जाए तो 6 महीने का। इस तरह से अधिकतम कितने दिन तक? 3 वर्ष तक इस तरह से 6 महीने का टर्म वाइज करके लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन नियुक्त होते हैं? यानी किनकी नियुक्ति जो होती है ना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो पहले याद रखेंगे, प्रधानमंत्री अर्थात पीएम एवं उनकी सलाह पर मंत्रिपरिषद, अर्थात पीएम एवं उनकी जो मंत्रिपरिषद होते हैं ना, वो उनकी सलाह पे वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? राष्ट्रपति। एजीआई अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति। लोक सेवा अर्थात यूपीएससी आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, ये भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग के सदस्य, ये भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यों के राज्यपाल, ये भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है? ऐसा भी होता है ना, राष्ट्रपति के समानांतर में मैंने पहले ही बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं अभी। तो एक अनुच्छेद है जिसमें अगर राष्ट्रपति को कुछ प्रॉब्लम हो तो सुप्रीम कोर्ट के से वो परामर्श मांग सकता है किसी मामले में। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अगर कोई अड़चन होती है, कोई समस्या होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। कितना? अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 71, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने पर कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो 60 दिन। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और संसद उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी। 60 दिन के अंदर वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है तो उस राज्य के लिए संसद के सभी सदस्यों के द्वारा स्वीकृति पेश हो जानी चाहिए कि चलो ठीक है, वो चल रहा है राष्ट्रपति शासन, यानी स्वीकृति एक्सेप्टेशन आ जाना चाहिए 60 दिन के अंदर संसद से। चलिए अब हम लोग लगभग इस वीडियो के लास्ट में पहुंच रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस बच गए हैं। वो है 72 क्वेश्चन नंबर कि भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास कहाँ है? दोस्तों, राष्ट्रपति का एक अलग सरकारी आवास होता है, तो वो कहाँ है? तो वो कहलाता है राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति कहाँ है? दिल्ली, जिसे कहा जाए दिल्ली के हृदय क्षेत्र। दिल्ली के हृदय क्षेत्र में ही राष्ट्रपति भवन है। विश्व का सबसे बड़ा सरकारी आवास यानी राष्ट्राध्यक्षों का किस देश का है? यानी राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति है ना, उस किस देश के राष्ट्रपति का आवास सबसे बड़ा है? तो भारत का।
भारत का जो राष्ट्रपति भवन है ना वो सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 74, 1950 तक राष्ट्रपति भवन को किस नाम से जाना जाता था? तो वायसराय हाउस, क्योंकि भारत इंग्लैंड का गुलाम था, हम लोग को पता है, इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो वो लोग ना जो प्रमुख होते ना वो वायसराय कहलाते थे। पहले क्या कहलाए? गवर्नर कहलाए, गवर्नर जनरल कहलाए, वायसराय कहलाए। तो 1950 तक राष्ट्रपति भवन को वायसराय हाउस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 75 कि राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं? जब विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय आवास है राष्ट्रपति का, तो उसमें कितने कमरे हैं? तो वो उनका कमरा, उनमें ना 350 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 350 कमरे हैं। इसका आकार लगभग वर्गाकार है। फिर राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब शुरू हुआ? तो 1912 में, एवं इसका कार्य पूर्ण कब हुआ? 1929 में ये पूर्ण हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार ने डिजाइनर कौन डिजाइन दिया था? तो सर एडविन लुटियंस ने ये बताया था। ये कौन दिया था? सर एडविन लुटियंस ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना है? तो रायसीना की पहाड़ी पर बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रपति भवन के अंदर एक गुलाबों का उद्यान है, उस उद्यान को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम है? तो मुगल उद्यान नाम दिया गया है। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड एक चीज़ ये रहा ना कि किन किन राष्ट्रपति को भारत में भारत रत्न दिया गया है। तो मैंने एक वीडियो में डाल दिया है कि कौन कौन राष्ट्रपति हैं जिनको भारत का जो है ना वो भारत रत्न दिया गया है। आप लोग देख लोगे मेरा वो वीडियो, अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा वो भी। तो दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित इससे ज़्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।